तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अब तक कूलाम फोर्स की मदद से जितने भी चार्जेस थे उनके बीच का फोर्स पता किया जाने लगा। यानी कि दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स पता लगा सकते हो अमाउंट ऑफ चार्ज और उनके बीच की सेपरेशन की मदद से। ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसने कई और सारे सवाल राइज कर दिए थे उस टाइम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है Q जो कि पॉजिटिव है, और इसके पास आप लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आते हो स्मॉल q जो कि पॉजिटिव है लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है। अब जैसे ही ये इसके पास आता है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाने लगता है, और आप जैसे ही इस जगह से इस चार्ज को हटा लेते हो तो इसमें से फोर्स हट जाता है। तो लोगों ने सोचा कि इस पोजीशन के ऊपर, इस जगह पे कुछ ना कुछ तो है। अगर कुछ नहीं है तो फोर्स भी नहीं लगता। मतलब इस सोर्स चार्ज के आसपास कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है जो कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है। अब ये जो आइडिया है ये उन्होंने उठाया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। ठीक है, न्यूटन की फील्ड के हिसाब से। हालांकि फील्ड का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो माइकल फेराडे ने दिया था, लेकिन एक मैथमेटिशियन के लिए फील्ड क्या होती है, क्योंकि न्यूटन जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे जीरो की फील्ड निकाल के दिखाइए, तो जीरो की फील्ड क्या होगी? जीरो की फील्ड सिंपली ये होगी कि इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 से इनफाइनाइट, इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 से इनफाइनाइट, लेकिन ये माइनस में होंगे। ठीक है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ इनफाइनाइट तक जाएगा प्लस में, नीचे की तरफ माइनस में जाएगा। इसी तरीके से हर डायरेक्शन के अंदर ये अपनी फील्ड दिखा सकता है। ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पकड़ोगे तो आप उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। अब एक मैथमेटिशियन के लिए तो फील्ड का मतलब यही हुआ। जैसे कि ग्रेविटी, एक पर्टिकुलर मास लीजिए, वो आपके आसपास जो है एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेगा, जिसके आसपास एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन बनेगी कि इसके इतना पास आओगे तो इतना फोर्स लगेगा, इतना पास आओगे तो इतना फोर्स लगेगा। सेम चीज चार्ज के साथ हो रही थी, सोर्स चार्ज के साथ, कि यहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फोर्स लगता है, लेकिन अगर इस चार्ज की मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ भी सकता है। अगर पास ले आऊंगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, दूर ले जाऊंगा तो फोर्स घट जाएगा। तो इसलिए ये चीज निकाली गई, ये चीज ऑब्जर्व की गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि उसका जो फॉर्मूला लिखा गया वो E इज इक्वल टू में एफ अपॉन में क्यू लिखा गया। यानी कि किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा? एफ की वैल्यू यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है? के यानी कि 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। और यहां पर आप लोग इसको डिवाइड करोगे क्यू से तो वैल्यू निकलेगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जहां पर जो टेस्ट चार्ज क्यू है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे, दूसरे जो चार्जेस हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है पोजीशन पे कि आप उसको कहां रख रहे हो। जैसे कि किसी सोर्स चार्ज के पास मैं कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं और इस तरीके से एक स्फेरिकल पाथ बनाता हूं, तो मुझे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से स्फेरिकल पाथ में निकल रही है, एक स्फेरिकल या फिर सर्कुलर सिमेट्री बना के निकल रही है। स्फेरिकल कहना ही सही रहेगा क्योंकि हर डायरेक्शन में निकलती है। और एक चीज और पता चली, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे एरो जो हैं वो छोटे होते चले जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कम होता चला जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी नहीं, और ये जो पॉइंट है इस सोर्स चार्ज के लिए इनफाइनाइट है। भाई यहां फोर्स लगना बंद हो जाता है, तो ये इसके लिए इनफाइनाइट पॉइंट ही हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके जो एरो होंगे, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये बात हमें मालूम है। तो वो अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से बनेगी कि सारे एरो अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि चार्ज के आसपास एक सिमेट्री बनी होती है, एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन बना होता है फील्ड का। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है। और एक पॉइंट पी में मान के चलता हूं, और इस पी पॉइंट पे मैंने टेस्ट चार्ज क्यू रख दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि सब मिलके, मतलब जितने भी ये चार्जेस हैं सारे मिलके इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया था कि एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। यहां पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हमें मालूम है। तो E1 E2 E3 इस तरीके से EI की वैल्यू निकाल लेंगे। सबको आप लोग जब जोड़ोगे तो E टोटल इज इक्वल्स टू में समेशन में यहां पर EI का वेक्टर आएगा, और I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। यही होता है सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। ये चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स को लेके की थी पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो।
जहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस जो सोर्स चार्जेस उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे उसको जोड़ा था, वेक्टर एडिशन किया था। यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगा के आप लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि जब भी टेस्ट चार्ज लाया जाए तो वो टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो बहुत कम होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। कारण ये है कि जब भी टेस्ट चार्ज लाया जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही, तो वो भी एक फोर्स लगाएगा आपके सोर्स चार्ज के ऊपर। और आपको पता है सोर्स चार्ज पर फोर्स लगेगा तो वो अपनी जगह से मूव करेगा, और मूव करेगा तो डिस्टेंस चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसलिए चार्ज बहुत छोटा लाया जाता है, इसलिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है E इज इक्वल टू में एफ अपॉन में क्यू, जहां पर लिमिट लगाई जाती है कि क्यू टेंस टू जीरो। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये क्यू की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, उस पर फोर्स भी बहुत छोटा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से आप लोग फोर्स का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, नया फॉर्मूला निकाल सकते हो, एफ इज इक्वल टू में क्यू मल्टीप्लाई बाय ई, या फिर वेक्टर में लिखिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू में क्यू डॉट ई वेक्टर। यानी कि अगर आपको किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, उसके अंदर अगर आप लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हो जो कि छोटा सा, आपकी वैल्यू भी आपको पता है, तो आप समझ जाओगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, एक कूलम फोर्स का फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, दोनों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अब यहाँ ध्यान देने लायक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि मैं कोई टेस्ट चार्ज लाता हूँ जो कि बहुत छोटा है लेकिन वो चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को जब मैं इसके अंदर लेके आऊँगा, मुझे पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसकी जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो अंदर की तरफ जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते जाएंगे। उस वक्त जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ जा रही होगी। बहुत सोचने लायक पॉइंट है, ढंग से समझना। यहाँ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर भी स्ट्रेंथ पक्की है। देख लीजिए, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहीं इसकी जगह अगर मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता हूं, तो हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ जाएगी ही, फोर्स की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ जाएगी, दोनों एक साथ होंगे। ये बहुत माइनर पॉइंट्स है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाते वक्त और न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत गलती होती है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कब फोर्स की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक डायरेक्शन में, कब अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास एक चार्ज है Q जो कि पॉजिटिव है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, और एक चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज है, वो जो कि नेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। दोनों को आप लोग पास में लेके आओगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये इसको अपने अंदर अंदर की तरफ खींचेगा, और जैसे जैसे ये दोनों पास जाते जाएंगे, जैसे जैसे ये दोनों मिल जाएंगे, जैसे ही ये इसके अंदर मिल गया जाके, तब ये जो पॉजिटिव चार्ज जो कि बड़ा था ये अब छोटा हो गया, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गई है, कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इतना जितना ये नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को इम्पैक्ट कम कर दिया। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे का इम्पैक्ट कम कर देते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी हो गई है। एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी जो आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। तो आपको समझना ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जहाँ पर चार्ज स्टैटिक रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, वहाँ पर जो फील्ड है वो एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन की तरह आगे बढ़ती है। लेकिन जब चार्ज मूव कर रहे हों तब ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये आपको काम नहीं आता है, ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन काम नहीं आता है, क्योंकि इसको लेके माइकल फेराडे, लॉर्ड केल्विन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इनकी अपनी एक थ्योरी थी, फील्ड थ्योरी, जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर जाके आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रियलिटी में फील्ड होती क्या है। वहाँ पर फील्ड का अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है फील्ड को। यहाँ सिर्फ फील्ड को एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन की तरह माना गया है कि एक चार्ज है, उसके आसपास इन्फ्लुएंस है, तो वो आगे बढ़ रहा है, और वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में जो फील्ड होती है वो टाइम डिपेंडेंट भी होती है। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी।
फिलहाल के लिए आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा, कैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में आपको रिलेशन समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।